बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वैसे तो डिफेंस के रिलेटेड आज बहुत ही ज़्यादा खबरें निकल कर सामने आई हैं, लेकिन उन खबरों में से 5 अहम खबरें मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहली खबर ईरान की तरफ से निकल कर सामने आई है। ईरान ने एक बार फिर इसराइल और अमेरिका को सरप्राइज दे दिया है और ईरान ने अपना एक सैटेलाइट खिला के अंदर भेज दिया है। खैर, जब से रूस और ईरान की दोस्ती हुई है, खास तौर पर जब से यूक्रेन और रशिया की जंग छिड़ी है, तब से ईरान आए दिन इसराइल और अमेरिका को सरप्राइज देता जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपना एक एयरबेस शो किया है। उस एयरबेस के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। खैर, उस वीडियो के अंदर मैंने सारी की सारी डिटेल तो दी थी, लेकिन एक रहमान भाई उन्होंने एक कमेंट किया था कि अब ये एयरबेस खुफिया नहीं रहा, अमेरिका भी इसको तबाह कर सकता है। तो रहमान भाई, ईरान ने इसकी लोकेशन नहीं शेयर की और किसी को भी इसकी लोकेशन का बिल्कुल भी नहीं पता। और ईरान के क्लेम के मुताबिक ये एयरबेस बहुत ही ज्यादा मजबूत है, इसके ऊपर किसी भी किस्म का मिसाइल असर नहीं करेगा। खैर, मैंने सोचा इस वीडियो के अंदर भी आपको रिप्लाई दे दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। खैर, ईरान ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है और इस तकरीब के अंदर ईरान के वजीर ईसा जरीपुर भी मौजूद थे और उसके अलावा माहिर खिला हसन सलाह भी मौजूद थे। ईरान के मुताबिक इस सैटेलाइट का काम कम्युनिकेशन का होगा, लेकिन इसराइल और अमेरिका ये क्लेम कर रहे हैं कि ये एक जासूस सैटेलाइट है। ईरान इसके जरिए हमारी मिलिट्री एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखेगा और हमारे मिलिट्री बेस और एयर बेसिस के ऊपर बहुत ही ज्यादा गहरी नजर रखेगा। खैर, इसराइल और अमेरिका ने तो ये शोर मचाना ही है, क्योंकि जब आपकी दुश्मनी चल रही हो तब आप पॉजिटिव काम को भी नेगेटिव ही समझते हैं। खैर, 2005 के अंदर ईरान ने रूस की मदद से अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था और उसके बाद ईरान 9वां ऐसा मुल्क बन गया था जो कि खुदकार तरीके से सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है, या इस तरह कह लें कि उन मुल्कों के अंदर शामिल हो गया था जो कि खिला के अंदर सैटेलाइटों को भेजते हैं। खैर, हमारे लिए इसमें एक सबक है कि हम अपनी कश्मकश में पड़े रहते हैं, दुनिया से मुकाबला हम कर नहीं रहे। न्यूक्लियर वेपन्स तो हमने बना लिए, मिसाइल्स तो हमने बना लिए हैं भाई, इनके अलावा और भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं जिनके अंदर हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। अक्सर पाकिस्तानियों को मेरी ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगेगी और अक्सर ये कमेंट भी आकर करेंगे कि भाई हमारे पास इतने पैसे मौजूद नहीं है। तो उनका मैं ये जवाब दे दूँ कि भाई हमारे पास अल्लाह ने सब कुछ ही दिया है, हमारे पास हर चीज़ मौजूद है, बस हम ही लोगों को अक्ल नहीं है और हम लोगों के गलत फैसलों की वजह से हमारे सर पर जो आकर बैठ जाते हैं वो हमारे मुल्क को खा जाते हैं। खैर, ये बहुत ही ज़्यादा गहरा मसला है। अगर आप पाकिस्तान को ईरान के साथ कंपेयर करें और आप कहें कि ईरान के पास पेट्रोल मौजूद है, डीजल मौजूद है, या इस तरह कह लें कि उनके पास ऑयल मौजूद है जिसको वो बेचते हैं और उससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती है और वहाँ पर महंगाई नहीं है, तो भाई ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लगी हुई हैं। और जितनी ईरान के अंदर महंगाई है आप लोगों को वहाँ पर जाके ही पता चलेगा। लेकिन ईरान एक बात जानता है कि हमें अपने दिफा को मजबूत करना है और हर हाल के अंदर मजबूत करना है, तो ईरान अपने दिफा के लिए स्टेप लिए जा रहा है। वो ठीक है कि हम एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, लेकिन सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स ही हमारा दिफा नहीं कर सकते, हमें और भी फील्ड्स के अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, वरना दुनिया से हम बहुत ही ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। खैर, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो माजरत, लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है वो मैंने आपको बयान की है। मेरी अक्सर बातें कड़वी ज़रूर होती हैं, लेकिन कहते हैं सच हमेशा कड़वा होता है। खैर, इससे जो अगली खबर है वह यूक्रेन की तरफ से निकल कर सामने आई है। यूक्रेन के सदर ने यूके का दौरा किया था और जब वो वहाँ पर गए उन्होंने उनकी पार्लियामेंट के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा जज्बाती खिताब किया। ये ऐसे कहने कि यूके वाले लोगों को उन्होंने रुला के रख दिया और मैं सीधी साफ बात कहूंगा कि उन्होंने ये कहा कि हम मर रहे हैं और रूस हमें मार रहा है, आप लोगों को शर्म नहीं आती? हमारा और आपका मजहब एक ही है, तो आप लोग हमें क्यों नहीं बचा रहे? लेकिन जो मजहब की बात होती है ये लोग इसको बाहर नहीं आने देते। खैर, उसके बाद इंग्लैंड ने यह फैसला किया कि हम फाइटर जेट्स यूक्रेन को देंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये आपके सामने न्यूज चल रही है, इसको गौर से देख लें। खैर, इसके बाद इंग्लैंड के वजीर दिफा ने अपनी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर का दौरा किया और उनके साथ उनके एयरफोर्स से चंद पर्सनल भी मौजूद थे और वहां पर जो बातचीत हुई उसके अंदर मेन बात ये थी कि हम यूक्रेन को अपने कौन से फाइटर जेट्स देने जा रहे हैं। और जो उनकी बातचीत से अखज़ किया गया है वो यही निकलकर सामने आया कि वो अपने यूरो फाइटर टाइफून यूक्रेन को देने जा रहे हैं और यूक्रेनी पायलटों को उसके ऊपर ट्रेनिंग दी जाएगी। खैर, ये न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा लंबी है, लेकिन इसका निचोड़ यही निकलकर सामने आता है कि इंग्लैंड अपने यूरो फाइटर टाइफून यूक्रेन को देने जा रहा है। अब ये देता है या सिर्फ गोली कराता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, जितनी भी न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इन तमाम के स्क्रीनशॉट्स आपके सामने चल रहे हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होंगे। जिनको तसल्ली करनी हो वो जाके आर्टिकल पढ़ सकता है। खैर, इससे अगली खबर भी यूक्रेन की तरफ से ही है। आपको पता होगा कि यूक्रेन को इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज अपने टैंक्स देने जा रही हैं, जिनके अंदर जो टैंक सर फहरिस्त है वो लेपर्ड 1 है। यूएफ के चैनल के ऊपर इस वक्त इस मुतालिक बहुत ज्यादा वीडियोस चल रही हैं और आपको डिटेल का सारा पता होगा। खैर, मैं इस टॉपिक की ज़्यादा गहराई में तो नहीं जाता। इस वक्त यूरोपियन कंट्रीज ने अपने टैंक्स को अच्छी तरह गीली टाकी मारकर साफ सुथरा करके नया रंग
स्लोगन कर दिया है। और जो अभी तक मेरे तक डिटेल पहुंची है उसके मुताबिक 300 टैंक्स यूक्रेन को दिए जाएंगे जो कि इस वक्त तैयार हो चुके हैं। उसके अलावा कितने टैंक्स और दिए जाते हैं ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। खैर ये यूक्रेन की तरफ से दो मैंने आपको खबरें दी हैं, इनके मुतालिक मैं एक बात कहना चाहूँगा और ये बात बहुत ही ज़्यादा कड़वी है। ये बात उन तमाम इस्लामी ममालिक के लिए है जो कि अपने अंदर बहुत बड़े तुर्रम खां बन के फिर रहे हैं। कोई शर्म कर लो, कोई हया कर लो, दुनिया को देखो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे अपने मजहब के नाम के ऊपर दूसरे ममालिक या अपने मजहब के लोगों की मदद कर रहे हैं। और तुम लोग फिरका वारियत के अंदर पड़े हुए हो या फिरका वारियत के अंदर नहीं भी पड़े हुए हो, तुम्हें इससे कोई गर्ज नहीं है कि हमारे मुस्लिम भाई मर रहे हैं। बस एक तंजीम दुनिया को दिखाने के लिए तुम लोगों ने बना रखी है और हर साल वहां पर जाके बैठे तो मुंह हाथ धो के और चार बातें यहाँ की कर ली, चार बातें वहाँ की कर ली और घर को वापस आ गए। तुम्हारे हथियारों ने वहां पर क्या करना, ऐसे तुम्हारे हथियारों का हमें क्या फायदा जो कि अपनों को ही ना बचा सकें। मैं इसके अंदर तमाम मुस्लिम ममालिक को कह रहा हूँ, बशमूल पाकिस्तान को भी। तुम लोग अगर ये सोच रहे हो कि ये मसला सिर्फ इराक का है या शाम का है या फलस्तीन का है तो इस बात को ना भूलो कि जंग तुम्हारे भी सरों के ऊपर खड़ी हुई है। बारी बारी उन्होंने ऐसी मारते मारते तुम लोगों तक पहुंचना है। फिर मैं अभी नेमतुल्लाह शाह वली की पेशीन गोइयों की बात कर दूंगा या डॉक्टर इसरार अहमद की बात करूंगा तो यहाँ पर लोगों ने आके ये कहना है कि वो वक्त गए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन एक बात याद रखना, डॉक्टर इसरार अहमद ये बात कहते थे कि एक ऐसा परिंदा उड़ेगा कि एक ऐसा वक्त आएगा जब सऊदी अरब वाली साइड और उसके साथ जितने भी मालिक मौजूद हैं वहां पर इतनी कत्लो गारत होगी और इतनी लाशें होंगी कि एक परिंदा उड़ेगा जो कि गोश्तखोर नहीं होगा। वो उड़ता जाएगा ऐसी जगह ढूंढने के लिए जहां पर के वो बैठे वहां पर लाशें ना हो। लेकिन लाशें इतनी ज्यादा होंगी कि वो परिंदा उड़ते उड़ते थक जाएगा और गिरकर मर जाएगा। अब जितने भी इस्लामी मुल्क हैं इस बात को समझने समझो, नहीं समझने तो उस वक्त का इंतजार करो जब तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा। जिस तरह आज तुम दूसरों का तमाशा देख रहे हो कल को तुम भी तमाशा बनोगे। दुनिया मिसालों के ऊपर चलती है और एक दूसरे को देख के सबक पकड़ती है। देखो यूक्रेन के ऊपर अगर रशिया ने अटैक किया है, कैसे पूरा यूरोप और उसके अलावा जितने भी बाकी ममालिक हैं वो कैसे उसकी मदद कर रहे हैं। लेकिन जब इराक के ऊपर हमला हुआ, शाम के ऊपर हमला हुआ, तुम लोग बस खबरें देते रहे और सोते रहे, अपनी महफलों के अंदर घूम रहे। खैर मैं जितना मर्जी तरह शोर मचा लूं तुम्हें असर तो होने वाला नहीं है। खास तौर पे जो पाकिस्तानी है और जो आसपास के ममालिक हैं उनके लोगों को भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब जरा सा कोई ऐसा हादसा होता है तुम लोगों से बड़ा कोई पागल नहीं मुझे नजर आ रहा होता। तुम लोग बाहर निकल आते हो, नारेबाजी करना शुरू कर देते हो। ठीक है नारेबाजी करो, कोई नहीं तुम्हें रोक रहा। तुम लोग टायर जलाते हो, अपने मुल्क के अंदर नुकसान करते हो, अपनी ताजरों की दुकानें तोड़ते हो, अपनी गरीब अवाम की मोटरसाइकिलें जलाते हो। नुकसान किसका हुआ, तुम्हारा हुआ या उनका हुआ? वो लोग तुम्हें देख के हंसते हैं कि देखो कितने पागल हैं। अगर दम है ना तो जाओ और जाकर वहां पर लड़ो, अपने मुल्क का नुकसान ना करो। तुम्हारे हाथों में मोबाइल उठाओ और शोर मचाओ, बताओ दुनिया को कि तुम भी जीते हो। जरा फेसबुक, व्हाट्सएप और टिकटॉक से बाहर निकल आओ। लेकिन तुम्हें क्या असर होने वाला है, बस 4 पोस्टें लगानी है और दिखाना कि हम बहुत ही ज्यादा गमज़दा हैं और बाद में अपनी खुशखबरियों के अंदर मसरूफ हो जाना है। खैर इससे अगली जो खबर है वो शुमाली कोरिया की तरफ से निकल कर सामने आई है। शुमाली कोरिया के अंदर एक परेड चल रही है और इसके अंदर शुमाली कोरिया ने इतना जबरदस्त पैगाम दिया अमेरिका को कि मैं उसके बारे में क्या ही कहूँ। ये भी एक मिसाल है, कोई समझना चाहे तो समझे। शुमाली कोरिया ने 1 दर्जन से ज्यादा ICBM मिसाइल्स को दिखाया है या उसके अंदर शो किया है और पैगाम दिया कि अगर हमारे ऊपर किसी ने चढ़ाई करने की कोशिश की तो ये याद रखे कि हमारे मिसाइल्स हमारे तक पहुंच सकते हैं। देखो शुमाली कोरिया के पास कुछ नहीं है, कितनी पाबंदियां लगी हुई हैं। वहां का सदर जैसा मर्जी है, लेकिन ये देखो कि उसने अपना डिफेंस कितना मजबूत किया हुआ है। बांग्लादेशियों के लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, अक्सर बांग्लादेशी आके मेरे ऊपर अच्छी तरह बरसे, तो मैं उनको भी यही बात कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारा दिफा मजबूत है ना तो कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर तुम जितने मर्जी अमीर हो, तुम्हारा दिफा मजबूत नहीं है ना तो कोई भी आके तुम्हारी ऐसी तैसी कर सकता है। तुम्हारे घर के अंदर अगर बहुत ज्यादा पैसा रखा हुआ है और तुम्हारे पास उसके हिफाजत करने के लिए कोई भी चीज मौजूद नहीं है तो तैयार हो जाओ, चोर आ जाएंगे। और तुम्हारा घर चाहे जितना मर्जी खालम खाली पड़ा हुआ है और तुम्हारे पास पिस्टल है तो कोई चोर तुम्हारे घर की तरफ नहीं आएगा। इस मिसाल को याद रखो। खैर आखिरी खबर इसराइल की तरफ से है। इसराइल ने एक ड्रामेबाजी शुरू कर दी है और अपने तमाम मेन फाइटर जेट्स को गजा की पट्टी के ऊपर ले गया है और बहाना उसने ये बनाया है कि तुर्की और लबनान वाली साइड के ऊपर जल्जला आया है तो काफी सारे कार्गो प्लेन्स यहाँ से जा रहे हैं। हमें ये डर है कि जो दहशतगर्द हैं वो कहीं उनको निशाना ना बना लें और उसके
उसके अलावा हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, हमारे ऊपर रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं। तो इन 3-4 चीज़ों को देखते हुए हमने अपनी एयरफोर्स को गजा की पट्टी के ऊपर तैनात कर दिया है और हमारे फाइटर जेट्स मुसलसल परवाज़ कर रहे हैं। और ये चीज़ देखने के अगर हमें कोई असले की सप्लाई जाती हुई नज़र आए तो हम उसको वहीं पर तबाह कर दें, इससे पहले को किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो। खैर ये बात आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि फ़लस्तीन के जो लोग हैं वो इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसराइल के अलावा उन्होंने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और कभी भी वो उस तैयारे को निशाना नहीं बनाएंगे जो कि इमदाद लेके जा रहा है। लेकिन इसराइल तो एक ड्रामा कर रहा है और ये ड्रामा सारे अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन इसराइली लॉबी इतनी मजबूत है कि कोई भी उनके खिलाफ नहीं बोलता। खैर ये थी चंद खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इस वीडियो के अंदर जो मैंने पैगाम दिया है, ज़रा आराम सुकून से बैठ के इस बारे में सोचना ज़रूर कि जो मैंने बात कही है वो सही है या गलत है। और अगर कोई कॉमेंट करना हो मेरे खिलाफ तो एक दफ़ा ज़रूर सोच लीजिएगा कि जो मैं बातें कह रहा हूँ वो गलत हैं या ठीक हैं। फिर मेरी तरफ से आप जो मर्जी कहते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर कोई लॉजिक की बात हुई तो मैं उसका रिप्लाई भी ज़रूर दे दूंगा। खैर ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दें लाइक और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।